हेलो 8वीं क्लास। आज हम लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर की एक्सरसाइज समझेंगे। लेसन में आपको समझा चुकी हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है रीड एंड लर्न। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको करना है। पहला शब्द दिया हुआ है आपका क्लाउड बर्स्ट। ये आपका लेसन में आया था, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। और अगला शब्द है आपका ड्रोन। ड्रोन मीन्स डूब जाना। एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मीन्स बांध। जो तालाब वगैरह होते हैं छोटे, उनकी जो किनारे की दीवार होती है उनको हम बांध कहते हैं, तो तटबंध जिनको कहते हैं। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी किसी चीज़ के लिए मना करना। अगला है आपका कोप विथ। कोप विथ यानी सामंजस्य बैठाना, किसी चीज़ में किसी भी परिस्थिति से सामंजस्य बैठाना। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई। एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स मीन्स महामारी, संक्रामक बीमारियां। जैसे अभी आपका कोविड-19 चल रही है, कोरोना वायरस। वेटरिनरी। वेटरिनरी यानी जानवरों के जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको हम वेटरिनरी कहते हैं। अगला है डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स विनाश या तबाही। प्रीफरेबली श्रेष्ठ मानते हुए, किसी चीज़ को महत्व देना बहुत ज़्यादा। पैनिकी। पैनिकी यानी दर्द भरा या घबराहट भरा। पैनिक मीन्स होता है घबराना, और पैनिकी यानी घबराहट भरा या दर्द भरा। कीप एन आई। कीप एन आई यानी नज़र रखना, यानी कोई भी परिस्थिति कैसी है, जैसे उसमें आपके लेसन में जिक्र आया है कि पानी के स्तर पर नज़र रखनी, तो उस अर्थ में है नज़र रखना। आगे है आपकी एक्सरसाइज वर्ड पावर। होमोफोन्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। यहाँ पे आपके होमोफोन्स के बारे में बताया जा रहा है। होमोफोन्स क्या हैं? होमोफोन्स ऐसे शब्दों की जोड़ियाँ होती हैं जिनको उच्चारण तो एक तरीके से करा जाता है, यानी उनका उच्चारण एक समान होता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है और साथ में मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं दो शब्द। पहला दिया हुआ है हियर, और ये हियर, दोनों का ही उच्चारण हियर हियर करेंगे। इस हियर का मतलब है सुनना, और हियर मीन्स यहाँ, ये स्थान के लिए। फिर है अगला आपका वेदर, और इसका भी वेदर, दोनों के उच्चारण सेम है। ये वेदर मीन्स मौसम, और ये वेदर कंजक्शन के रूप में आता है क्या। नाउ राइट द होमोफोन्स फॉर दिस वर्ड्स। यहाँ पे ये शब्दों की लिस्ट दी है, इसके लिए आपको होमोफोन्स लिखना है। तो ये होमोफोन्स मैंने लिख रखे हैं, दोनों के उच्चारण सेम है। स्टील। स्टील ये धातु का नाम है, जिसके बर्तन होते हैं स्टील की धातु, ठीक है। और ये स्टील मीन्स होता है चुराना। ड्यू। इस ड्यू का मतलब क्योंकि, और ये ड्यू का मतलब ओस। सुबह के समय सर्दियों में जो पानी की बूंदें पौधों वगैरह पे रहती हैं, तो ड्यू मीन्स ओस। न्यू। न्यू मीन्स यहाँ पे जानना, और ये न्यू मीन्स नया। वे रास्ता, और वे यानी वजन। अलाउड जोर से, इस अलाउड का मतलब अनुमति देना। फिर अगला आपका पेन। पेन मीन्स दर्द होना। जब हम कभी चोट वोट लग जाती है तो हम कहते हैं पेन हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। और पेन कई शब्द होते हैं और भी होते हैं। पीएन पेन यानी होता है बर्तन, कढ़ाई या तवा, उसको हम पेन कहते हैं, पीएन पेन। और पीईएन पेन भी होता है। पेन मीन्स लिखने वाला पेन, जो मैंने पेंसिल ले रखी हाथ में, पेन पेंसिल जो होती वो वाला पेन, कलम जिसको कहते हैं। अगला है आर, हमारा।
और ये आर मीन्स घंटा, घड़ी के समय के लिए हम घंटे कितने हो गए इस तरह से बोलते हैं, तो वो आर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ डिजास्टर। विनाश क्या है। आंसर है आपका डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और एक्सीडेंट विच कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू पीपल एंड प्रॉपर्टी। अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी हमने कभी कल्पना ना की हो, और इवेंट यानी घटना, और एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, डैमेज यानी किसी चीज़ का नुकसान होना। तो डिजास्टर यानी विनाश एक ऐसी अकल्पनीय अवांछित घटना है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते, या दुर्घटना है जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर एपिडेमिक्स। महामारी क्या है। एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस सा उच्चारण होगा इसका, डिसीज which spread out over a large population by means of water, food and air. एपिडेमिक्स यानी महामारी या संक्रामक बीमारियां वह हैं जो बड़ी संख्या में लोगों के अंदर पानी, भोजन और हवा के द्वारा फैलती हैं, यानी जनमानस में जो इन तीनों में से किसी भी तरीके से बहुत बड़ी संख्या में फैल जाती हैं। लोग बाग एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत ज़्यादा संख्या में बीमार पड़ जाते हैं। और इस समय जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उस बात से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि महामारी क्या है। कोरोना वायरस दुनिया के लिए महामारी है, महामारी घोषित किया गया क्योंकि वो पूरे विश्व में हवा से, भोजन से, वाटर से किस तरीके से फैल रहा है वही नहीं समझ में आ पा रहा है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, यानी बाढ़ के बुरे प्रभाव क्या हैं। इल इफेक्ट का मतलब बुरे प्रभाव। देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, बाढ़ के बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ऑल्सो आफ्टर फ्लड एपिडेमिक्स कैन ओकर। जैसे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होना, और साथ में बाढ़ के बाद महामारियां भी फैलती हैं, जैसे आपके लेसन में जिक्र करा गया है, हैजा, डायरिया आदि, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ आर ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स। बाढ़ के लिए मानव किस तरह से जिम्मेदार है। आंसर है आपका बाय डिफॉरेस्टेशन, faulty dam construction and breaches in embankment. Human beings are responsible for causing floods. यानी जंगलों की कटाई या जंगलों को काटा जाना, दोषपूर्ण बांधों का निर्माण होना, और नदी के किनारे जो तटबंध बनाए जाते हैं उनके सही से न बनाने के कारण या टूट जाने के कारण, उनमें दरार आ जाने के कारण, इन सब कारणों से क्या होता है, बाढ़ ज़्यादा आती है। तो इन सब कारणों के लिए मनुष्य जिम्मेदार है, क्योंकि नदियों को रोका गया है, पानी को रोका गया है, और फिर वो अचानक सब कुछ उनमें एक तरह से विस्फोट जैसा हो जाता है, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं ज़्यादा जोर पड़ने से। हाउ इज आवर लाइफ इफेक्टेड बाय फ्लड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम बाढ़ों के कारण हमारा जीवन किस तरह से प्रभावित होता है। फ्लड्स कॉज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन बीइंग एंड प्रॉपर्टी। बाढ़ के कारण मनुष्य को बहुत सारे नुकसान होते हैं, यानी जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है। आफ्टर फ्लड्स एपिडेमिक्स स्प्रेड डिसीजेज लाइक कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया एक्सेट्रा। और बाढ़ के बाद महामारियाँ भी फैलती हैं, जैसे कि कॉलरा मीन्स हैजा, मलेरिया और डायरिया जो पैचिस कहते हैं, दस्त वगैरह, ये सब बाढ़ के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द मेजर्स टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग अ डिजास्टर लाइक फ्लड।
यानी बाढ़ जैसी जो त्रासदी है उसके लिए सुरक्षा के बारे में एक हमको पैराग्राफ लिखना है कि बाढ़ जैसी अगर महाविनाश कभी आ जाए तो हम किस तरह से जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। If suddenly floods occurs, first of all, without get panicky, one should move towards a higher place or to a concrete house like school building or a gram panchayat bhavan with carrying some eatables, clothes and some essential items. यदि अचानक कभी बाढ़ आती है तो सबसे पहला काम ये है कि बिना घबराए हुए हमें सब लोगों को लेकर के ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, और ऊंचे स्थान पर या फिर कोई पक्के स्थान पर, कंक्रीट हाउस यानी पक्के घरों पर। और पक्के घर गांव में कहाँ से आएंगे, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग पक्की बनी होती हैं और ग्राम पंचायत भवन जो होते हैं वो भी पक्के बने होते हैं। साथ में हमें कुछ खाने का सामान भी ले जाना चाहिए, क्लोथ्स यानी कपड़े ले जाने चाहिए, एंड सम एसेंशियल आइटम्स, और जो भी आवश्यक सामान है, ज़रूरी है, जो बाढ़ में बिल्कुल ख़राब हो जाएगा वो सब ले जाना चाहिए। एंड लीव द हाउस फॉर अ सेफर प्लेस, और घर को छोड़ देना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। आफ्टर फ्लड वी मस्ट ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट आवर हाउस, और जब बाढ़ का खतरा टल जाए तो हमें आकर के सबसे पहले अपने घर को साफ करना है और डिसइंफेक्ट करना है, यानी रोगाणु रहित या जो कीटाणु रहित करना है घर को। एंड द सराउंडिंग्स, और आसपास के क्षेत्र को भी। वी हैव टू स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स, अब हम घर को रोगाणु रहित कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि DDT, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनाइल एक्सेट्रा। इन चीज़ों का हम या तो छिड़काव कर दें तो हमारा जो आसपास का क्षेत्र है वो रोगाणुरोधक हो जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर इज टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो है पीने के पानी के लिए। सो वी यूज क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल वाटर, तो हमें पानी को शुद्ध करने के लिए या तो क्लोरीन की टैबलेट का, गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए पानी को शुद्ध करने के लिए, या फिर हम पानी को उबाल करके भी शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। आपका भी इसमें ही जिक्र आया है पानी को शुद्ध करने के क्या तरीके हैं। पहला है बाय बॉइलिंग और दूसरा है बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। तो हम यहाँ पे एक लाइन पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, द फॉलोइंग वेज वी कैन प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। बाय बॉइलिंग यानी उबाल करके, और बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स यानी क्लोरीन टैबलेट का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड लर्न द यूज ऑफ एंड, व्हाट एंड और। हमको एंड, व्हाट और का प्रयोग कहाँ करना रहता है, मतलब सेंटेंस को किस तरह से इनको जोड़ना रहता है, इनका प्रयोग करके वो सीखना है आगे। These words are used to join और लिंक वर्ड्स और क्लॉजेज। ये जो शब्द हैं ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, यू मस्ट टेक केयर यू विल फॉल सिक। यू मस्ट टेक केयर, तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए, तुम बीमार पड़ सकते हो। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में विल का प्रयोग दिया हुआ है, तो एक तरह से इसमें चेतावनी दी जा रही है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, अन्यथा तुम बीमार पड़ जाओगे। तो दूसरे सेंटेंस में आमतौर पे विल दिया होता है, तो ऐसे में चेतावनी दी होती है। तो जब चेतावनी दी होगी तो हम और से सेंटेंस को जोड़ते हैं।
अगला देखें, रोहन्स टीम वॉन द क्रिकेट मैच, ही वाज हैप्पी। रोहन की टीम ने क्रिकेट मैच जीत लिया, वह खुश है। तो रोहन्स टीम वॉन द क्रिकेट मैच एंड ही वाज हैप्पी। रोहन की टीम ने मैच जीत लिया, क्रिकेट मैच जीत लिया और वह खुश था। तो मैच जीता इसलिए खुश था, तो यहाँ पे एंड से जोड़ा गया। ही इज लीन एंड थिन, ही इज वेरी एनर्जेटिक। वह दुबली पतली है और बहुत एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। इसको जोड़ा है बट से। ही इज लीन एंड थिन बट वेरी एनर्जेटिक। वह दुबली पतली है लेकिन एनर्जेटिक, ऊर्जावान है। क्योंकि लोगों का सोचना ही होता है दुबले पतले लोग हैं तो उनमें ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो ये विपरीत बात कही जा रही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, एंड जॉइंस टू सिमिलर आइडियाज। एंड से हम वाक्य को जब जोड़ते हैं जब एक समान बातें दोनों सेंटेंस में कही जाए। जैसे पीछे कहा गई थी कि रोहन की टीम ने मैच जीता तो वह खुश था, तो दोनों एक समान बात हो गई, तो समान विचार होंगे, दोनों सेंटेंस में एक समान बात कही जाएगी तो एंड से जोड़ेंगे, या फिर एक सेंटेंस में जो बात कही गई उससे आगे की बात दूसरे सेंटेंस में कही जाए, उससे मिलती जुलती, तो एंड से जोड़ेंगे। बट जॉइंस टू अपोजिट साइड आइडियाज। लेकिन बट से दो अपोजिट विचार वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है। अपोजिट विचार वाले जैसे ऊपर दिया हुआ है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सेंटेंस पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। और जॉइंस टू अल्टरनेटिव आइडियाज। आमतौर पे और ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ता है जिसमें हमें चुनाव करने को कहा जाए कि ऐसा करो या वैसा करो, ये करो या वो करो। ठीक है ना, एक चीज़ होनी चाहिए या दूसरी चीज़ होनी चाहिए, या फिर चेतावनी दी जाए कि ऐसा करो अन्यथा ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह के दो विचारों को और से जोड़ा जाता है। अब आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बहुत सारे, आपको इनको जोड़ना है। नाउ रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एंड, बट और एच, एंड और एच लिंकर, लिंकर के तौर पे, यानी इनसे वाक्यों को जोड़ना है। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल। मुझे एक पेन दो, मुझे एक पेंसिल दो। तो यहाँ पे चॉइस वाली बात हो रही है, दो में से एक चीज़ ही इंसान यूज करेगा, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, या मुझे पेन दे दो या मुझे पेंसिल दे दो। अब इसमें ये आपको खास बात ध्यान रखनी, जितना सेंटेंस रिपीट होता है उसको हम बार बार नहीं लिखते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा और से बनेगा, और कैसे बनेगा इसको हम लिखेंगे, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। गिव मी हम दो बार नहीं लिखेंगे, तो पहला सेंटेंस हमारा पूरा वैसा का वैसे ही होगा, गिव मी अ पेन और पेंसिल, मुझे पेन दो या पेंसिल दो। क्योंकि इंसान एक बार में एक ही चीज़ से लिखेगा, तो यहाँ पे चॉइस वाली बात है, अल्टरनेटिव आइडिया वाली बात है, इसलिए ये काम या वो काम। दूसरा सेंटेंस है आपका, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स अ लो सैलरी। दोनों में विपरीत विचार हैं। कैसे हैं? वह बहुत कठिन परिश्रम करता है और उसको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। तो जो कठिन परिश्रम करता है उसको तनख्वाह भी अच्छी मिलनी चाहिए, सैलरी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में अपोजिट बात कही जा रही है, अपोजिट आइडिया है, इसलिए इसको बट से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ही वर्क्स वेरी हार्ड बट गेट्स अ लो सैलरी। दोनों में ही सब्जेक्ट आ रहा है, हम बट के बाद ही को रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका, हरी अप यू विल बी लेट। दूसरे सेंटेंस में विल आएगा तो चेतावनी वाली बात आ जाती है, तो ऐसे सेंटेंस को और से ही जोड़ना है। ऐसे में और का जो मीनिंग है वो निकलता है अन्यथा।
हरी अप, शीघ्र करो, जल्दी करो, अन्यथा लेट हो जाओगे। तो हरी अप और यू विल बी लेट। पूरा एक सेंटेंस लिख जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है बी नॉक्ड एट द डोर, नो वन आंसर्ड। हमने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये भी अपोजिट आइडिया हो गया कि दरवाज़ा खटखटाया तो किसी को खोलना चाहिए था। अगर यहाँ पे होता बी नॉक्ड एट द डोर एंड ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला तो एंड होता, लेकिन यहाँ पे किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये अपोजिट आइडिया हुआ है, तो बट से जुड़ेगा। अब इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, सब्जेक्ट वगैरह, तो सेंटेंस पूरा कैसे आ जाएगा? बी नॉक्ड एट द डोर बट, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे तो बट नो वन आंसर्ड। हमने गेट खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट है आपका मैन डिस्कवर्ड फायर, ही लर्न टू कुक। आदमी ने आग की खोज की, मनुष्य ने आग की खोज की और ही लर्न टू कुक, और उसने पकाना सीखा, भोजन पकाना सीखा। तो यहाँ पे इसमें जो बात कही जा रही है उससे आगे की बात इसमें कही जा रही है, यानी दोनों में एक समान विचार है, तो इसको एंड से जोड़ेंगे। तो मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक। नेक्स्ट है आपका ही इज स्लो, ही इज श्योर। वह धीमा है पर पक्का है या निश्चित है। तो ही इज स्लो बट श्योर। ही इज दोनों में आ रहा है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ही इज स्लो बट श्योर। आगे है अगला सेंटेंस आपका संजना वर्कड हार्ड, शी वॉन अ स्कॉलरशिप। संजना ने कठिन परिश्रम किया और उसने स्कॉलरशिप जीती। तो एक समान विचार है, इसलिए इसको एंड से जोड़ेंगे। संजना वर्कड हार्ड एंड वॉन अ स्कॉलरशिप। संजना के लिए इसी आया है, आप रिपीट करना चाहें हो जाएगा, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे है आपका प्रिया कैन कम अर्ली, रेशमा कांट कम अर्ली। मैंने ऊपर बोला था एक सेंटेंस पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो भी अपोजिट आइडिया होते हैं, तो हम बट से जोड़ते हैं। तो ये बट से जोड़ेगा। प्रिया जल्दी आ सकती है लेकिन रेशमा जल्दी नहीं आ सकती है। तो प्रिया कैन कम अर्ली बट रेशमा कांट कम अर्ली। अगला है अबू शुड गो होम अर्ली, हिज मदर विल बी बरीड। चेतावनी वाली बात है, अन्यथा का अर्थ निकल रहा है अब्बू शुड गो होम अर्ली, अब्बू को घर जल्दी जाना चाहिए, अन्यथा उसकी माँ चिंता करेगी। तो और से जोड़ेगा, अब्बू शुड गो होम अर्ली और हिज मदर विल बी बरीड। नेक्स्ट है आपका सुनील मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर, सुनील विल नॉट गेट अ गुड जॉब। सुनील को कंप्यूटर का यूज करना सीख लेना चाहिए। सी विल नॉट गेट अ जॉब, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसमें फिर से और का प्रयोग है, चेतावनी है कि ऐसा काम करोगे, नहीं करोगे तो ऐसा काम होगा, नहीं होगा। इस तरह से जब भी अर्थ निकलता है तो हमको दूसरे सेंटेंस में विल दिया हुआ है, अन्यथा का अर्थ निकलता है तो हमें और का प्रयोग करना रहता है। सुनील मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर और सुनील विल नॉट गेट अ गुड जॉब। तो यहाँ पे हम सुनील रिपीट नहीं करेंगे और यहाँ पे ही का प्रयोग कर सकते हैं, और ही विल नॉट गेट अ गुड जॉब। सुनील को कंप्यूटर का यूज करना सीख लेना चाहिए, अन्यथा उसे काम नहीं मिलेगा। नाउन को बार बार रिपीट नहीं करा जाता है, दोबारा में हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो दोबारा में हम यहाँ पे सुनील ना लिख करके ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बच्चों कहते हैं उपसर्ग। जैसे आपने हिंदी में उपसर्ग पढ़े हैं और संस्कृत में उपसर्ग पढ़े, उसी तरह से इंग्लिश में प्रीफिक्स को कहते हैं उपसर्ग।
A prefix is a letter or a group of letters placed before a root word so as to change its meaning. Look at what these prefixes do. प्रीफिक्स ऐसे अक्षर होते हैं या अक्षरों का समूह होता है जो किसी भी मूल शब्द के पहले, रूट वर्ड का मतलब मूल शब्द के पहले रख करके उसका मीनिंग बदल देता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। प्रीफिक्स की लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स दिया हुआ है आपका इन। जब हम किसी शब्द में इन लगा देते हैं तो उसका जो मीनिंग नोट में बदल जाता है या उस शब्द का अपोजिट हो जाता है, यानी विपरीत अर्थ देता है। या तो नोट में अर्थ देगा या विपरीत अर्थ देगा। एग्जाम्पल के तौर पे इनकरेक्ट, अगर हम इन को छोड़ दें तो शब्द होता है करेक्ट। करेक्ट मीन्स सही, और इनकरेक्ट का मतलब नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। सही नहीं है मतलब उसका अपोजिट हो गया इनकरेक्ट। इनकेपेबल, कैपेबल यानी सक्षम, इनकेपेबल यानी अक्षम, किसी काम को करने में समर्थ न होना। तो इनकेपेबल क्या हुआ, कैपेबल का नॉट हो गया। तो आमतौर पे इससे सेंटेंस में जब मीनिंग निकलते हैं नॉट का मीनिंग हो जाता है या उसका अपोजिट। हमसे अगर अपोजिट वर्ड बनाने को कहा जाए और हमें नहीं मालूम है तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनका यूज करके इसका अपोजिट वर्ड बन गया करेक्ट का इनकरेक्ट और कैपेबल का इनकैपेबल। उसी तरह से शब्द हो गया अगला अन। अन को लगा देते हैं किसी में तो नॉट का अर्थ हो जाता है या अपोजिट हो जाता है। जैसे हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट हो गया अनहैप्पी। अन लगा दिए शुरू में, और अनहैप्पी का मीनिंग क्या है, नॉट हैप्पी। तो इस तरह से इनके मीनिंग बदल जाते हैं। अनटाई, टाई मीन्स गांठ बांधना, अनटाई यानी खोलना। तो ये अपोजिट हो गया, टाई का अपोजिट अनटाई, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी। मीनिंग बदल गया नॉट में, जो खुश नहीं है वो दुखी। अगला है डिस। डिस का भी सेम यही मीनिंग निकलता है, डिसएग्री, सहमत होना, और डिसएग्री यानी असहमत होना। डिसप्लीज, नाखुश होना। ओवर, ओवर किसी चीज़ के आगे अगर हम किसी शब्द के आगे लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है टू मच, यानी अत्यधिक, उस चीज़ की मात्रा का क्या होना, अत्यधिक हो जाना। टू अपने आप में ही अत्यधिक मीनिंग देता है, तो टू मच। ओवरफ्लो, अगर किसी चीज़ के लिए ओवरफ्लो शब्द कहा जाए तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ का ज़्यादा हो जाना। कोई चीज़ मान लो हमने भरी है किसी चीज़ में, मान लो हमने पानी भरा है घड़े में और ये कहा जाए वो ओवरफ्लो हो गया, इसका मतलब घड़ा भर गया, पानी फैलने लगा, तो वो ओवरफ्लो कहेंगे हम। ओवर ईट, अब ये तो आपको मालूम होगा कि ज़रूर से ज़्यादा खा लेने से क्या होता है। तो ईट यानी खाना, ओवर ईट यानी बहुत ज़्यादा खा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। तो क्या होगा, या तो उल्टी करोगे या दस्त करोगे या बीमार पड़ोगे, पेट में दर्द होगा। तो इस तरह से किसी चीज़ की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाना जो चीज़ को क्या करेगी, खराब करेगी, नुकसान करेगी, तो वो ओवर। फिर अगला री। री का मतलब उस काम को दोबारा करना। अगर हम किसी शब्द के आगे री लगा देंगे तो उसका मीनिंग निकलेगा उस काम को दोबारा करना। रीडू, रीडू का मतलब दोबारा करना। रीप्ले यानी दोबारा से उस चीज़ को चालू करना। अगला है नॉन। नॉन का मतलब होता है नोट। नॉन स्टॉप, स्टॉप यानी रुकना और नॉन स्टॉप यानी ना रुकना, तो ये भी नोट में बदल देता है। नॉन पेमेंट, पेमेंट यानी पेमेंट करना, नॉन पेमेंट यानी पेमेंट ना करना। अब इसी आधार पे आपके सेंटेंस दिए हुए हैं कि इनको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। नाउ रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स विथ द वर्ड इन ब्रैकेट्स। मैनी ड्राइवर्स ओबे द स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑन रोड्स। अब यहाँ पे ओबे में क्या शब्द लगना है,
तो यहाँ पे ओबे का आएगा डिसओबे। मैनी ड्राइवर्स डिसओबे द स्पीड रेस्ट्रिक्शंस ऑन रोड्स। बहुत सारे ड्राइवर सड़क पर जो स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगे होते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। स्पीड के नियमों का, प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं। रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, यानी जब हम रोड पे चलते हैं तो नियम रहता है कि यहाँ पे आपको गति इतनी रखनी है, उतनी रखनी, इस तरह से। अगला है आई हैड टू रीड द डायरेक्शंस बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड देम इन माई फर्स्ट रीडिंग। रीड का यहाँ पे आएगा री रीड। मुझे दोबारा डायरेक्शंस, निर्देशों को पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं एक बार पढ़ने से नहीं समझ सका। द गार्डन हैजंट बीन मोन सो बीड्स हैव रीगोन आएगा, यहाँ पे रीग्रोन। द गार्डन हैजंट बीन मोन सो बीड्स हैव रीग्रोन का मतलब दोबारा से उगना। गार्डन को ठीक से निराया नहीं गया। मोन का मतलब मिट्टी को गोड़ना। ये खेती किसानी वाला शब्द है। निराना, गोड़ना, यानी गार्डन को ठीक से साफ नहीं किया गया, इसलिए जंगली घास दोबारा उग आई, ये अर्थ है इसमें। तो बीड्स कहते हैं जंगली घास को। तो ठीक से गोड़ा नहीं गया, ठीक से निथारा नहीं गया, यानी गार्डन को ठीक से, जंगली घास को ठीक से साफ नहीं किया गया, इसलिए क्या हुआ, वो दोबारा उग गई। तो यहाँ पे री का मतलब दोबारा, री ग्रोन। अगला है आई प्लेस्ड द बॉल शी हैड लॉस्ट। आई रिप्लेस्ड द बॉल शी हैड लॉस्ट। रिप्लेस्ड यानी दोबारा रखना। मैंने बॉल को दोबारा रख दिया जो कि खो गई थी। और दीज स्लीपर्स आर मेड ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स आएगा यहाँ। रिसाइकल्ड यानी दोबारा से प्लास्टिक से बना हुआ। दीज स्लीपर्स आर मेड ऑफ यानी ये जो स्लीपर हैं वो आपकी किससे बनी हैं, दोबारा रिसाइकल प्लास्टिक जो सामग्री बनाई जाती है रिसाइकल करके, उससे बनी है। आगे है क्वेश्चन आपका फिर से प्रीफिक्स का, और कोई दूसरा प्रीफिक्स बताया जा रहा है। द प्रीफिक्स फोर मीन्स बिफोर। प्रीफिक्स फोर का मतलब है बिफोर यानी पहले। अगर हम किसी शब्द के आगे फोर लगा देते हैं तो वो अर्थ देता है पहले। एड फोर टू मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड यूज देम इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको फोर शब्द का प्रयोग इन शब्दों में करना है और उनको सेंटेंस में यूज करना है। पहले मैं इनका मीनिंग बता देती हूँ आपको, इनके साथ में शब्द लग करके क्या हो जाएगा मीनिंग। फोर फ्रंट। फोर फ्रंट का मतलब सबसे आगे। कास्ट, तो फोरकास्ट। फोरकास्ट यानी मौसम की पूर्वानुमान, पूर्वानुमान यानी पूर्व में जानकारी देना। फोर फादर्स, फोर फादर्स यानी पूर्वज, पिताजी से पहले के पिताजी, दादाजी, पूर्वज जो होते उनको कहते फोर फादर्स। नून, फोर नून हो जाएगा यानी दोपहर से पहले का समय। नून यानी दोपहर और फोर नून यानी दोपहर से पहले, यहाँ बताया ना मीनिंग, पहले हो जाता है। और टेल, टेल यानी यहाँ पे फोर टेल हो जाएगा, भविष्य के बारे में बताना यानी भविष्यवाणी करना। तो कहना, क्या कहना, पहले से कहना, किस बारे में, ये सेंटेंस आ रहे हैं आपके। पहला है अकॉर्डिंग टू द लास्ट इवनिंग्स वेदर, पिछले शाम के मौसम के अनुसार। तो इसमें क्या आएगा आपका फोरकास्ट। फोरकास्ट इट मे रेन टुडे, पिछले शाम के मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज बारिश
होने की संभावना है। मे का मीनिंग होता है संभावना होना। अगला है एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम दैट दे कैन। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं भविष्य वक्ता, ज्योतिषी। क्लेम यानी दावा करना। तो ज्योतिषी इस बात का दावा करते हैं कि, दैट यानी कि, दे कैन फोरटेल आएगा इसमें, दे कैन फोरटेल योर फ्यूचर। ज्योतिषी इस बात का दावा करते हैं कि वो आपका भविष्य बता सकते हैं। अगला, ही हैड अप्लाइड फॉर हाफ अ डेज लीव इन द, यहाँ पे आएगा फॉर नून टुडे। उसने दोपहर से पहले की छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट है आपका अ ट्रू लीडर इज ऑलवेज इन द। एक सच्चा नेता हमेशा रहता है फोर फ्रंट, फोर फ्रंट इन द, यहाँ पे आएगा, ठीक है, इन द फोर फ्रंट। एक सच्चा नेता हमेशा आगे रहता है। और वी डोंट ऑफन रियलाइज दैट वी ओ अ लॉट टू, इसमें आएगा आपका फोर फादर्स। वी डोंट ऑफन रियलाइज दैट वी ओ अ लॉट टू आवर फोर फादर्स। यानी हम अक्सर इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं या आभारी हैं। और यानी होता है आभारी होना या ऋणी होना। रियलाइज यानी महसूस करना। आगे हैं आपके सेंटेंस। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। शब्दों को उल्टे पुल्टे क्रम से दिया हुआ है, हमें इन्हें अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मैंने आपको ये नंबर डाल करके समझाने की कोशिश की है कि एग्जाम में अगर ये सेंटेंस आते हैं तो इस तरह से नंबर डाल करके ये चेक कर लें कि हमारा जो क्रम बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सेंटेंस आपका प्रारंभ होगा इट से। पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना रहता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, इट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी रहती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है। उसके बाद हमें मेन वर्ब ढूंढनी रहती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट शब्द आ रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट। फिर आएगा आपका टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो इस क्रम से सेंटेंस बनेगा आपका। यहाँ पे दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे इज ही है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड। नेक्स्ट है आपका प्यूरिफाई टू वाटर यूज क्लोरीन टेबलेट्स। ये सेंटेंस आपका टू से प्रारंभ होगा। टू प्यूरिफाई वाटर यूज क्लोरीन टेबलेट। नेक्स्ट है आपका क्योर प्रिवेंशन इज देन बेटर। ये आपकी कहावत है जो आपके इसमें आई है लेसन में। तो ये प्रिवेंशन से चालू होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से रोकथाम बेहतर है, ये आपका आया है उसमें। और अगला ये प्रोवर्ब भी आया हुआ है, डॉग्स रेनिंग कैट्स इज इट एंड। तो यहाँ पे ये आपका सेंटेंस प्रारंभ है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जब वहाँ पे टीचर हेडमास्टर कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो बच्चे पूछते हैं कि क्या बादल से कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं। यूजफुल आर डेम्स अस फॉर। यहाँ से चालू होगा डेम्स से। डेम्स आर यूजफुल फॉर अस। और नेक्स्ट है आपका शुड प्लांट ट्रीज बी मोर। सबसे पहले सब्जेक्ट बी, शुड प्लांट सब्जेक्ट हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। ठीक है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। इसके बाद बच्चों ये आपका है लेट्स टॉक। इसमें आपका एक रेलवे टिकट दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये रेलवे
टिकट में कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसको समझाना संभव नहीं है, मुश्किल है। इसलिए मैं अगली एक्सरसाइज ले रही हूँ आपकी। लेट्स रीड। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपका। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। देयर हैज बीन एन आउटब्रेक इन इन्फेक्शियस डिसीज लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आफ्टर द रेनी सीजन। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप या विस्फोट। इन्फेक्शियस डिसीज यानी संक्रामक बीमारियां। तो वर्षा ऋतु के बाद देश के विभिन्न भागों में संक्रामक बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। These diseases are mainly caused by mosquito bite। और ये जो बीमारियां हैं ये आमतौर पे मच्छरों के काटने से होती हैं। मॉस्किटो मीन्स मच्छर। A large number of people including children are falling sick। बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग बच्चों सहित बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। All these diseases start with fever। और ये सारी बीमारियां बुखार से शुरू होती हैं। फीवर मीन्स बुखार। Only a doctor after laboratory investigation can diagnose these diseases। केवल डॉक्टर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो लैब में जांच होती है, प्रयोगशाला जांच के बाद ही इन बीमारियों को पकड़ पाते हैं यानी समझ पाते हैं। There is no vaccine available for all these diseases। और इन तीनों बीमारियों के लिए, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, इनके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अब बच्चों, वैक्सीन का मतलब आजकल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात चल रही है बराबर। वी कैन अवॉइड दीज डिसीजेस बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। हम इन बीमारियों से कुछ सावधानियाँ रख करके बच सकते हैं। अवॉइड यानी टालना, टाल सकते हैं इन बीमारियों को या इन बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, जो इन बीमारियों से बचने के उपाय हैं वो निम्न हैं। प्रिवेंटिंग मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस बाय यूजिंग नेट्स। नेट का प्रयोग करके हम मच्छरों को घर के अंदर आने से रोकें, घर में मच्छरों को प्रवेश करने से रोकें। अब घर में प्रवेश करने से कैसे रोकें? हम अपनी खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर मच्छर जाली वाले गेट, खिड़कियां लगा के रखेंगे तो मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। अवॉइडिंग और एलिमिनेटिंग वाटर स्टैग्नेटिंग एज मॉस्किटो ले एग्स इन स्टेल स्टैग्नेंट वाटर। जो मच्छर हैं वो अपने अंडे देते हैं ठहरे हुए पानी में, तो हमें कोशिश ये करनी कि हमारे घर में ठहरा हुआ पानी ना रहे जिससे मच्छर उसमें अंडे ना दे सकें। किलिंग मॉस्किटोस बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स स्प्रेस थर्मल फॉग्स। मच्छरों को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं और थर्मल फॉग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ड्रेन स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम पोटेड प्लांट्स, एयर कूलर्स एक्सेट्रा। जो घरों में हमारे पौधों के पॉट होते हैं जिनमें पानी भर के पौधों को लगाया जाता है, तो उनके पानियों को हमें चेंज करते रहना है। एयर कूलर वगैरह जो रहते हैं उनमें पानी भरा रहता है, तो इन सब के पानियों को क्या करना है, हमें सुखा देना है, तो जिससे मच्छर क्या करें, उसमें अंडे ना दे सकें। तो इतने सारे जो उपाय बताए जा रहे हैं इनसे हम घरों में मच्छरों को पनपने से रोक सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिए हैं आपके। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द नेम्स ऑफ द डिसीजेस मेंशन्ड इन द पैसेज में जिन बीमारियों के नाम दिए हैं उन बीमारियों के नाम आपको बताना है।
क्वेश्चनों के आंसर आप किस तरीके से हो जाएंगे। डेंगू, मलेरिया एंड चिकुनगुनिया आर द डिसीजेज मेंशन्ड इन द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज देयर एनी वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीजेज। क्या इन बीमारियों के इलाज के लिए कोई वैक्सीन है। तो आंसर होगा देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर ऑल दिस डिसीजेज। नेक्स्ट है, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी हैव फीवर। यदि हमें बुखार आता है तो हमें क्या करना चाहिए। वी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस इफ़ वी हैव फीवर। यदि हमें बुखार है तो हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। राइट डाउन सम प्रिवेंशन मेजर्स टू अवॉइड दीज डिसीजेस। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। Preventing mosquitoes from entering the house by using nets and protective clothing, by avoiding stagnant water, by using pesticide spray and draining stagnant water from potted plants, air cooler etc. तो ये आपके जो दिए हुए थे बुक में वही पूरे दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स गिवन बिलो टू मेक वर्ड्स। स्पेलिंग आपको उल्टी पुल्टी क्रम से दी है, स्पेलिंग को क्रम से जमा के आपको शब्द बनाने हैं। तो पहली जो स्पेलिंग है सही क्रम से आपकी जमा के हो जाएगी डिसीज, दूसरा शब्द बनेगा आपका ड्रेन, और तीसरा शब्द बनेगा आपका मलेरिया, और चौथा शब्द बनेगा आपका फीवर। बच्चों यहाँ पे आपका ये लेसन समाप्त होता है। आगे की एक्सरसाइज कोई भी आपके ऐसे काम की नहीं है कि एग्ज़ाम में आ सके। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको कि जैसे ही आपका ये कोर्स ख़त्म होता है, आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में आपके लिए ग्रामर के और इंग्लिश स्पीकिंग के अलग से वीडियो डाले जाएंगे।